आइडियल ट्रांसफार्मर को बनाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसकी जगह पर एक्चुअल ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में ओमिक लॉसेस होते हैं, मैग्नेटिक लीकेज प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं दो पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से ओमिक लॉसेस को इंक्लूड किया जाता है किसी आइडियल ट्रांसफार्मर में, जिससे हमको एक एक्चुअल ट्रांसफार्मर प्राप्त होता है। तो ये जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर हमको प्राप्त होता है, इसके फेजर डायग्राम कैसे होते हैं और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, इस चीज़ को समझना है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर का टर्मिनल वोल्टेज प्राइमरी साइड का है V1 और इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1। यही हमारा V1 जो है वो होता है अप्लाइड वोल्टेज। सेकेंडरी साइड में E2 हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है और V2 हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। जब हम वोल्टेज के इक्वेशंस लिखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में तो हमारे पास आ जाता है V1 इज इक्वल टू E1। डायरेक्टली ये पॉसिबल है क्योंकि इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है और यहाँ पर भी इनके बीच कुछ भी नहीं है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ कोई लोड भी कनेक्ट कर दें तो भी हमारा जो E2 और V2 है दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन जब हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक R1 रेजिस्टेंस लिया है प्राइमरी वाइंडिंग में और R2 रेजिस्टेंस लिया हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है R1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है R2, ये दोनों एक्चुअल ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में प्रेजेंट ओमिक लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओमिक लॉसेस जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है I²R होता है, जिसमें रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो जो भी वाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस को हमने वाइंडिंग से बाहर अलग निकाल कर रिप्रेजेंट किया है R1 और R2 के फॉर्म में। चलिए अब देख लेते हैं कि वोल्टेज इक्वेशंस किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज के इक्वेशन थे आपके वो थे V1 बराबर E1। लेकिन जब आप एक्चुअल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के इक्वेशंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी वाइंडिंग में इस तरीके से आप जब KVL लगाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -V1 प्लस I1R1 प्लस E1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको KVL लूप लगाने से प्राप्त होता है। हमने ये माना हुआ है कि जो करंट I1 है वो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होता है और V1 है अप्लाइड वोल्टेज और E1 है इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो जब यहाँ पर आप KVL लगाएंगे मतलब -V1 प्लस I1R1 प्लस E1 इक्वल टू 0 जब आप लिखेंगे तो आपको इस तरीके का इक्वेशन प्राप्त होगा। और इस इक्वेशन में अगर आपको E1 निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा V1 माइनस I1R1, मतलब कि इसका वेक्टर डिफरेंस या फेजर डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि E1, V1 और I1 तीनों ही क्या है आपके फेजर वैल्यूज हैं, वेक्टर वैल्यूज हैं। साथ में जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग को देखते हैं तो इसमें भी R2 रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसके कारण इसके वोल्टेज इक्वेशन में चेंज आता है। तो इसका वोल्टेज इक्वेशन जो आइडियल केस में था E2 इक्वल टू V2, वो चेंज हो जाता है E2 इक्वल टू V2 प्लस I2R2। तो इस तरीके से आपको इसका वेक्टर सम या वेक्टर डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने E2 कैलकुलेट किया है इसलिए हमको सम करना पड़ा है, फेजर सम। इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसके वोल्टेज में होने वाले चेंजेस को यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि फेजर डायग्राम्स में कैसे चेंजेस आते हैं और किस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम बदलता है। तो चलिए फेजर डायग्राम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में जब रेजिस्टिव लोड होता है, इसे नॉन इंडक्टिव लोड भी कहा जाता है, उस समय पर उसके फेजर डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस, उसके वाइंडिंग्स में जो R1 और R2 रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू जब 0 हो, R1 0 हो और R2 0 हो, उस कंडीशन पर उसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक फ्लक्स ले लेते हैं जो कि रिफरेंस माना जाता है और उसके बाद हम उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है E2 वो ले लेते हैं और ये E2 ही बराबर होता है आपके V2 के, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जो I2 होता है वो भी इसी के साथ होता है क्योंकि रेजिस्टेंस में I और V दोनों इन फेज होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो अप्लाइड वोल्टेज होता है V1, उसको हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होता है -E1 के। इस तरीके से हमको मिल जाता है V1 बराबर -E1। इसके बाद I2 के अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का जो काउंटर बैलेंसिंग करंट होता है K × I2, ये हमको प्राप्त हो जाता है।
साथ में जो नो लोड करंट है वो इस तरीके से मिल जाता है। और जब हम I1 निकालते हैं, ठीक है, तो I1 आपको सबको पता है कि I1 कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये I2 डैश और I2 करंट का फेज़र सम होता है, तो यहाँ पे हमको I1 भी मिल जाता है। तो इस तरीके से जो डायग्राम बनता है ये होता है फेज़र डायग्राम, जब हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता लेकिन कोर लॉस प्रेजेंट होता है, कोर लॉस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हम केस कंसिडर किए हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की कुछ न कुछ वैल्यूज़ हैं, साथ में कोर लॉस भी है। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम एक फेज़र डायग्राम बनाएंगे जो बताएगा कि R1 और R2 के आने से क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले कुछ इक्वेशंस मैंने जो पहले बताए हैं उसको लिख लेते हैं। V1 इज इक्वल टू होता है E1 प्लस I1 R1 और E2 इज इक्वल टू होता है V2 प्लस I2 R2। अब इन दोनों को हमको इससे देखना है कि कैसे इस डायग्राम से इसका जो डायग्राम है वो अलग होगा। तो सबसे पहले हम फाई बना लेते हैं जो कि रेफरेंस है। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम V2 ड्रॉ करेंगे और V2 के साथ फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, I2 R2 जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको ऐड करेंगे तो हमको E2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम V2 ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर है कि ये क्या है, रजिस्टिव लोड के लिए है, R लोड के लिए है। तो R लोड में जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज में होते हैं, इसलिए I2 करंट भी हम इसी में ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो I2 है उसी के डायरेक्शन में ही क्या होगा, I2 R2 का ड्रॉप होगा, तो उसके पैरेलल I2 के पैरेलल ही हम I2 R2 ड्रॉप V2 से बना देते हैं, क्योंकि V2 में ऐड हुआ है। तो V2 से हम इसके पैरेलल I2 के पैरेलल खींच देते हैं I2 R2। अब ये जो I2 R2 है ये ऐड होगा V2 के साथ और हमको क्या देगा, E2। तो कंप्लीट जो सम होता है V2 और I2 R2 का वो होता है E2। अब ऊपर की तरफ हम देखें तो हमारे पास है माइनस E1 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। और ये जो माइनस E1 है ये आपका करंट के साथ ऐड होगा। देखिए E1 के साथ अगर हम ऐड करें I1 और R1 को तो हमको मिलेगा V1। तो वही हमको करना है यहाँ पर कि किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो पहले I2 का काउंटर बैलेंसिंग करंट जो मिलेगा आपको इस तरीके से मिल जाएगा I2 डैश, जो कि होता है K इंटू I2, और आपको I0 की वैल्यू भी यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी। फिर जब आप इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे पैरेललोग्राम मेथड से तो आपको इन दोनों का सम I2 डैश और I0 का सम मिलेगा I1। अब आपको I1 का डायरेक्शन मिल गया है तो I1 के पैरेलल E1 से हम खींचेंगे I1 R1। ये ऐसा हम छोटा सा I1 R1 ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम कहाँ मिला देते हैं, 0 पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा V1। तो इस तरीके से देखिए स्लाइड चेंज हुआ है कि इसमें क्या था, V1 और E1 जो थे एक ही एक्सिस में थे, लेकिन यहाँ पे स्लाइड चेंज हो गया I1 R1 ड्रॉप के कारण, जो कि इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करने के कारण आया और हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाता है। ये तो बात हो गई R लोड के लिए। चलिए अब देख लेते हैं L लोड के लिए। L लोड अगर लगा हो तो L लोड के लिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम ये केस देख लेते हैं जब R1 और R2 दोनों ही वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। उस केस में हमारा जो फेज़र डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा फाई फ्लक्स हो जाता है और साथ में हमारी E2 वोल्टेज हो जाती है और इसी के साथ कुछ एंगल लेते हुए I2 बनता है। और I2 का जो वैल्यू होता है, जो फेज़ एंगल होता है वो φ2 होता है। इसी के जस्ट अपोजिट हम क्या ले लेते हैं, माइनस E1, और E1 के साथ में I2, देखिए I2 के जस्ट अपोजिट हम ड्रॉ कर रहे हैं I2 डैश, ये होता है K इंटू I2 और यहाँ पर नो लोड करंट होता है I0। तो इस तरीके से ये आपका पैरेललोग्राम मेथड से इनका सम होता है और आपको I1 मिल जाता है। तो ये पूरा डायग्राम होता है आपके इंडक्टिव लोड का। चलिए देखते हैं अगर R1 और R2 प्रेजेंट है, R1 R2 प्रेजेंट है या उनकी कोई फाइनाइट वैल्यू वाइंडिंग रेजिस्टेंस की ट्रांसफार्मर में है तो आपका जो फेज़र डायग्राम है वो कैसे चेंज होगा। ये मान लीजिए रेफरेंस फेज़र है, फ्लक्स है, और इस वाली लाइन पर इससे 90 डिग्री लैगिंग पर E2 बनना चाहिए। तो E2 हम अभी नहीं बना रहे हैं और E2 से कम होगा आपका V2। तो पहले हम V2 कुछ एंगल पर खींच लेते हैं, इससे थोड़े कम एंगल पर V2 खींच लेते हैं।
मान लीजिए ये मेरा V2 है। अब देखिए जो I2 करंट है, ठीक है, ये जो I2 करंट है उसको हम इस तरीके से ले लेते हैं और ये आपको बता रहा है कि कितना इसका φ2 है, एंगल है, ठीक है। ये इसका जो पावर फैक्टर एंगल है वो है जो V2 और I2 के बीच का एंगल बताता है। अब देखिए जो I2 के डायरेक्शन में I2 के पैरेलल क्या ड्रॉप होगा, I2R2। तो I2R2 ड्रॉप को I2 के पैरेलल हम खींचते हैं इस तरीके से, तो हमको ये पॉइंट मिलता है जहाँ पर ये वाला पॉइंट आके मिल रहा है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं E2, ठीक है। इन सब में वेक्टर लगा होगा, तो ये होगा आपका I2R2 ड्रॉप। तो I2R2 ड्रॉप के कारण V2 और E2 इक्वल नहीं होते, उनके बीच का ये डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो ये मेरा होता है -E1। माइनस इसके लेंज लॉ के नेचर के कारण है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो I0 है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और I2 डैश इसके जस्ट ऑपोजिट, और I2 डैश की वैल्यू होती है K × I1, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से डायग्राम, और इसको हम पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं, जिससे हम I2 डैश और I0 को ऐड करते हैं, तो ये आपका I1 हो जाता है। अब ये I1 के डायरेक्शन में ही E1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, पैरेलल में हम ड्रॉ करेंगे I1 R1 का वोल्टेज ड्रॉप, और फिर इस पॉइंट से हम मिला देंगे इस पॉइंट को, और ये आपका बन जाएगा V1। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं I1 R1 होने के कारण, ठीक है। तो I1 आपका इस तरीके से हो गया, इसलिए आपका डायग्राम ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए अब देखते हैं फेजर डायग्राम फॉर लोड C। कैपेसिटिव लोड के लिए जो फेजर डायग्राम है, जिसमें हमने R1 और R2 को दोनों को ही हमने नेगलेक्ट किया हुआ है, वो हमारा बन जाता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम फाई ले लेते हैं और इसके साथ में E2 वोल्टेज ले लेते हैं, और E2 वोल्टेज लेने के बाद हमारा जो वोल्टेज V2 आएगा, ठीक है, उस V2 को हम कुछ कम ले लेते हैं E2 से, और इसी के साथ किसी एंगल पर हम I2 ले लेते हैं। तो I2 चूँकि लीडिंग होता है, तो आप देख सकते हैं मैंने I2 को V2 से लीडिंग बनाया है, तो ये I2 हमारा लीडिंग की तरफ होता है, ठीक है। और लीडिंग होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो ड्रॉप है, इसमें जो होने वाला ड्रॉप है वो V2 के साथ में आता है, और साथ में आता है तो इसके साथ में कैपेसिटिव लोड के लिए जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें कि R1 और R2 दोनों ही नेगलेक्टेड होते हैं, मतलब दोनों ही वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू जब है ना 0 होती है, तो उस समय जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो होता है, उसमें ये होता है कि जो फ्लक्स है वो रेफरेंस में ड्रॉ होता है, V2 और I2 की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो V2 और E2 दोनों इक्वल होते हैं, और जो I होता है वो लीडिंग पोजीशन पर होता है, तो उसको इस तरीके से मैंने लीडिंग पोजीशन पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जब ये लीडिंग पोजीशन पर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो अपोजिट मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग करंट, वो हो जाता है K × I2, और इसमें जो ड्रॉ होता है ये होता है आपका -E1। अब जो नो लोड करंट है वो आपका कुछ इस तरीके से है I0 के फॉर्म में। तो जब आप इन दोनों का ऐड करेंगे, फेज़र सम करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसका जो फेज़र है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये इसका फेज़र I1 बनता है। अब इसमें जब आप क्या करते हैं, I1 जो आपका बन गया और ये V1 बन गया, तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन जाता है यहाँ पे। अब हमको ये देखना है कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है, ये किस तरीके से अलग होता है आपका जब R1 और R2 को जब हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए R1 और R2 की वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया और इसके बाद हमने ड्रॉ किया, तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो बना फाई, और E2 हम पहले से बना लेते हैं,
और इसकी वैल्यू हम बाद में देखेंगे। और इससे थोड़ा सा जो कम होता है वैल्यू वो होता है आपका V2, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। और इसका जो करंट है ना, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम ले लेते हैं, ये इसका I2 करंट है। अब इसके अपोजिट होता है आपका E1 डैश होता है, तो वो हमने लिख लिया है ना, E1 डैश नहीं -E1 होता है। और जो नो लोड करंट है वो ले लिया हमने I0, और I2 जो है इसका जो काउंटर बैलेंसिंग करंट होता है ये होता है I2 डैश। अब इनका जो आप ये लेंगे फेज़र का जो सम है वो लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, और ये यहाँ पर ऐसा I1 बनता है। ये I1 जो होता है ना, ये E1 की इस तरफ ही बनता है, वो ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये जनरली इधर ही आता है इस तरफ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो I1 है वो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये I1 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, I1 के ही डायरेक्शन में, ठीक है, I1 के पैरेलल आप क्या ड्रॉप लेंगे, ये आप ड्रॉप ले लेंगे आपका I1R1 का ड्रॉप। तो I1R1 का जो ड्रॉप है ये यहाँ पर लेंगे, और ये सम होगा आपके साथ, ये बनाएगा V1, यहाँ पर आपको V1 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। और जब यहाँ पे I2 डायरेक्शन में ये है, ठीक है, तो I2 डायरेक्शन में V2 के साथ ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे आपको I2R2 का ड्रॉप मिलेगा, और ये दोनों सम होके आपको क्या बनाएंगे, E2 बना लेंगे। ये सभी फेज़र्स हैं, ठीक है, और फेज़र सम ही होगा इनके बीच। तो ये जो फेज़र डायग्राम है ये है कैपेसिटी लोड के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेशन होता है वो करना थोड़ा टफ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते, जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वाइंडिंग का या तो प्राइमरी लेंगे या सेकेंडरी, किसी एक वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 को मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो जब मैं प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस R1 को सेकेंडरी वाइंडिंग में जब ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पर मैं ईजिली उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। या इसके अपोजिट, जब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को प्राइमरी में ट्रांसफ़र करता हूँ तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का जो ट्रांसफर्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है उन दोनों को ऐड करके भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो यही हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले मान लीजिए कि मैं प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है R1 को, उसको मैं लेकर जा रहा हूँ R2 जो कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है R1 प्राइमरी वाइंडिंग का, ये जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है R1 डैश बराबर R1 इंटू K²। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला हमारा आता है कॉपर लॉस से। जो R1 का जो कॉपर लॉस है जो प्राइमरी वाइंडिंग में था, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो कॉपर लॉस जो होगा है ना प्राइमरी में, वो क्या हो जाएगा आपका I1² इंटू R1 हो जाएगा। और जब ये रेजिस्टेंस कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉस होगा, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होगा किसके कारण, R1 डैश के कारण, ठीक है, क्योंकि ये R1 क्या बन जाएगा, अब R1 डैश बन गया है, तो उसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है वाइंडिंग में, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2² इंटू R1 डैश के बराबर हो जाता है। तो ये दो कॉपर लॉस जो है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, जैसे प्राइमरी में जो था वही रहना चाहिए सेकेंडरी में, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो प्राइमरी में इस रेजिस्टेंस की वजह से जो कॉपर लॉस हो रहा था वही लॉस आपका सेकेंडरी में भी होना चाहिए, तभी हमारा कांस्टेंट पावर डिवाइस रहेगा ये। अब क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा I2² R1 डैश इज इक्वल टू I1² R1। अब यहाँ पर अगर आप R1 डैश निकालेंगे तो आ जाएगा R1 इंटू I1 बाई I2 का होल स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं, अगर लो लोड करंट I0 जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसको क्या कर दिया जाए, नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो आपका जो I1 है, ठीक है, I0 है, वो I1 के बराबर लिखा जा सकता है। क्लियर है, जो I0 है वो आपका
I1 के बराबर लिखा जा सकता है। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। I0 जो है ये नेगलेक्ट करेंगे तो आपका जो I1 प्राइमरी करंट होता है वो क्या होता है, I0 प्लस I2 डैश होता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा और I2 डैश के बराबर क्या हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा। I2 डैश के बराबर क्या हो जाएगा आपका, I1। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ठीक है, K, वो क्या होता है, K की वैल्यू होती है आपकी I2 डैश बाई I2। अब यहाँ पर जो I2 डैश है ये हो जाएगा आपका I1 बाई I2 इक्वल टू K, और K बराबर और भी होता है, क्या होता है, E2 बाई E1 भी होता है, तो ये भी आप जानते हैं। तो इस तरीके से जब हम K की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आपका आ जाएगा R1 इंटू K का स्क्वायर इक्वल टू R1 डैश, ये वैल्यू हमको मिलती है। और इस R1 डैश को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एज रिफर्ड टू सेकेंडरी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एज रिफर्ड टू सेकेंडरी। इसी प्रकार से आप इसी जो मैं आपको मेथड बताया हूँ, इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आपको R2 डैश भी प्राप्त हो जाएगा। तो R2 डैश आपको प्राप्त होगा, R2 डिवाइड बाई K स्क्वायर प्राप्त होगा। ये आप सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए कि आपसे आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो इस सिमिलरली दोनों के कॉपर लॉस निकालिए, उसको इक्वेट करिए तो भी आपका ये वैल्यू आ जाएगा R2 डैश इक्वल टू R2 बाई K स्क्वायर। अब जब इसका नाम क्या देंगे, देखिए इसका नाम होगा R2 डैश इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। किसका रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी, एज रिफर्ड टू प्राइमरी। मतलब हमने क्या किया, जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस था R1 उसको जब सेकेंडरी में रिफ़र किया तो वो क्या बन गया, R1 डैश बन गया। ठीक है, और जब हमने सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस था R2 उसको प्राइमरी में रिफ़र किया तो वो क्या बन गया, R2 डैश। क्लियर है। तो वही मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँगा रिप्रेजेंट करके कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मेरे पास दो डायग्राम है। पहला डायग्राम है जिसमें हमने रिफर टू प्राइमरी किया हुआ है। इसमें किस में रिफ़र किया हुआ है, प्राइमरी में, रिफर्ड टू प्राइमरी। और जो दूसरा डायग्राम दिया है इसमें किया है रिफर टू सेकेंडरी। इस तरीके से हमने लिया हुआ है। तो जब हम रिफर टू प्राइमरी करते हैं, मतलब कि जो सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस था R2 उसको हमने कहाँ रिफ़र कर दिया, इसमें रिफ़र कर दिया, तो हमारा जो R2 डैश बनता है ये बन जाएगा R2 बाई K स्क्वायर, और R1 पहले से था तो इनका जो कंबाइंड बनेगा ये आपका होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, R01। ऐसे ही अगर आप क्या करें, प्राइमरी का जो R1 रेजिस्टेंस है उसको आप रिफ़र कर दें कहाँ पे, सेकेंडरी में, तो वो R1 डैश बन जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू K स्क्वायर, और R2 पहले से यहाँ है। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा R02। इसको बोलते हैं इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी। तो इस तरीके से दो आपको मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख भी लेते हैं कि किस तरीके से इसमें R01 होता है। R01 होता है आपका R1 प्लस R2 बाई K स्क्वायर। ये बहुत काम आता है, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं CSV2 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में SSC JEE इसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और साथ में CACB में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद इसको बोलेंगे क्या, R01 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल या इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी वाइंडिंग। सिंपल हो गया। इसके बाद ऐसे ही हम लिख सकते हैं R02 को
ये होगा आपका R2 प्लस R1 इंटू के स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे टोटल या इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर when referred to secondary winding। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।